कैसे हो गाइस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। जैसे कि गाइस आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि हम लोगों को एक जायंट ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और वो जो जायंट ऑब्जेक्ट था वो अचानक से कहीं से यूनिवर्स के अंदर आ गया था। उस जायंट ऑब्जेक्ट के बारे में पहले बस डीमन बीस्ट एंसेस्टर को पता था, और लेकिन धीरे 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 करके हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सभी लोगों को पता चलने लग जाता है। जिसके बाद वो जो जायंट ऑब्जेक्ट था वो इसी तरीके से यूनिवर्स के अंदर भटक रहा था और वो किसी के भी मिनिएचर यूनिवर्स से टकरा सकता था। इसलिए ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि इस जायंट ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए ये लोग यूनिवर्स बोर्ड से टकरा देंगे। और फाइनली हम लोगों को एक बहुत बड़ी टक्कर देखने के लिए मिलती है। और इस टक्कर से होता ही हुआ है कि जो यूनिवर्स बोट होती है वो भी उड़ते हुए कहीं ज़्यादा दूर चली जाती है, लेकिन वो भी ठीक ठाक ही होती है। उसके ऊपर एक डैंड भी देखने के लिए नहीं मिल सकता था। बस सीन इतना होता है कि वो यूनिवर्स बोट उड़ते हुए थोड़ी सी डिस्टेंस के ऊपर चली जाती है। मैंने शेप ऑब्जेक्ट था वो भी रुक चुका था, और धीरे धीरे करके जितने भी यूनिवर्स मास्टर और बाकी सारे यूनिवर्स के जितने भी लोग थे वो सब इकट्ठा होने लग गए थे, और वो सब लोग इस बड़ी सी जायंट ऑब्जेक्ट को इंस्पेक्ट करना स्टार्ट कर चुके थे। तो लू फेंग और प्राइमल जॉ सिटी लीडर बोट ऑफ मेस्लियम के अंदर देखने के लिए मिल सकते थे, जो कि उस जायंट ऑब्जेक्ट के हेड के पास थे। और उसके हेड के ऊपर जो उसका माउथ था उसी की जो डायमीटर था वो लगभग 1.9 मिलियन लाइट ईयर्स का था। मतलब आप समझ सकते हो कि उसके मुंह के अंदर जो छोटी सी दरार है वही इतनी ज़्यादा बड़ी है। कुछ ही टाइम के अंदर यहाँ पे आसपास काफ़ी ज़्यादा चहल पहल मच जाती है। वो सब लोग कहने लग जाता है कि अगर इस जायंट ऑब्जेक्ट के अंदर काफ़ी सारा ट्रेजर हुआ या फिर वैल्यूएबल्स हुए तो फिर ये वो वैल्यूएबल्स उन्हीं को मिलेंगे जो सबसे पहले अंदर जाएंगे। और इसी के साथ काफ़ी सारे यूनिवर्स मास्टर अलग अलग पावर्स के काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कोई नाक से अंदर जा रहा था, तो कोई मुंह से अंदर जा रहा था, कोई कान से जा रहा था। जिसको जहाँ से जगह मिल रही थी वो वहाँ से अंदर एंटर करते जा रहा था। वही प्राइमल जॉ सिटी लीडर बोलता है कि हमें भी जल्दी जाना चाहिए। वही लू फेंग कहता है कि रुको ज़रा, सब्र करो, अंदर काफ़ी ज़्यादा डेंजर भी हो सकता है, हमें कुछ टाइम रुकना चाहिए करके। कुछ टाइम इंतज़ार करने के बाद जो प्राइमल जॉ सिटी लीडर होता है वो डिसाइड करते हैं कि वो सबसे पहले उन यूनिवर्स मास्टर्स को अंदर भेजेंगे जिनके पास मल्टीपल बॉडीज़ है, ताकि अगर वो मर भी जाए अंदर तो उनकी जो बाकी की बॉडीज़ है वो जिंदा रहे। करने के बाद फाइनली 8 ग्रेट बींग्स रेडी हो जाते हैं अंदर जाने के लिए, और इनके अंदर से एक लू फेंग भी था। ये सारे यूनिवर्स मास्टर ह्यूमन रेस से थे, और इसी के साथ ये लोग अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। जाते जाते प्राइमल जॉ सिटी लीडर बस लू फेंग को ये कहता है कि अंदर जाते वक्त काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना, और प्लीज़ अपनी रिकॉर्डिंग ऑन रखना, ताकि तुम जिस भी रास्ते से जा रहे हो तुम्हारे सारे के सारे रूट्स रिकॉर्ड होते रहे, और आगे जाके जो होंग अलायंस के लोग हैं उन्हें भी इन सब चीज़ों से मदद मिले अंदर जाने के लिए। इसी के साथ कुछ ही टाइम के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग होता है वो भी अंदर एंटर कर जाता है। और जो लू फेंग था वो इस वक्त अंदर अपनी मूशा बॉडी के साथ एंटर किया था। वैसे तो जो लू फेंग था वो ज़्यादातर अपने साथ बस अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी और अर्थलिंग बॉडी को रखता था जब भी वो यूनिवर्स ओशन के अंदर घूमता था। लेकिन अभी इन्फेक्शन के पर्पज़ के लिए लू फेंग को अपनी मूशा बॉडी की ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि गाइस अंदर कोई भी सोल अटैक वगैरह ऐसी कोई चीज़ हुई तो मूशा बॉडी के ऊपर उन सारी चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए लू फेंग मूशा बॉडी को बेस्ट समझती चीज़ की तहकीकात करने के लिए। जैसी जो लू फेंग की पुरानी बॉडी थी वो तो वैसे प्राइमल यूनिवर्स के अंदर थी, इसलिए सबसे पहले लू फेंग अपनी पुरानी जो बॉडी थी मूशा बॉडी उसको प्राइमल यूनिवर्स के अंदर अपनी रिमोट ओशन जो थी उसके अंदर जाके डिस्ट्रॉय कर देता है, और उसके जो वैल्यूएबल्स होते हैं वो भी रिमोट ओशन के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे खड़े खड़े लू फेंग अपनी जो अर्थलिंग बॉडी और साथ ही साथ जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी थी उन दोनों की मदद से एक न्यू जो मूशा बॉडी होती है उसको जनरेट कर लेता है, और अभी उसी न्यू मूशा बॉडी के साथ लू फेंग अंदर जा रहा था। फिलहाल जो लू फेंग की जो मूशा बॉडी थी उसकी जो लाइफ जीन लेवल थी वो 5000 टाइम से 10,000 टाइम तक थी, मतलब 5000 टाइम थी, और उसकी जो हाइट थी वो कम से कम 10,000 किलोमीटर टॉल थी। और अगर आप ट्रेजर्स की बात करोगे कि जो लू फेंग कैरी कर रहा था, तो फिलहाल लू फेंग के पास एक पैनिकल लेवल के ट्रू ट्रेजर्स थे, एक आर्मर था और एक ब्लेड था, जो कि दोनों के दोनों पैनिकल लेवल के ट्रू ट्रेजर्स थे और वो नॉर्मल ही थे। और साथ ही साथ कुछ डोमेन टाइप के ट्रू ट्रेजर्स भी थे लू फेंग के पास, और ये सारे जितने भी ट्रेजर्स थे ये सारे ट्रेजर्स लू फेंग को जियो फेंजी के पास से मिले थे। इसी के साथ जो लू फेंग था उसने अपने डोमेन को भी एक्टिवेट कर दिया था, और वो अपने डोमेन के रेंज के अंदर ही लगातार अपने आप को टेलीपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहा था। लू फेंग अपने डोमेन रेंज से बाहर नहीं जा रहा था, क्योंकि अगर वो डोमेन रेंज से बाहर जाता है तो उसके लिए खतरा हो सकता था। और हम लोगों को वो 3 एंसेस्टर गॉड देखने के लिए मिलता है, जिनको ऑलरेडी पता चल चुका था कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इस चीज़ के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर चुके हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि हमें जल्दी जाना चाहिए वरना वो लोग मारे जाएंगे। तभी उनमें से एक एंसेस्टर गॉड कहता है कि हमें उन सब लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है, वो लोग जिए या मरे वो सब उनके लक के ऊपर डिपेंड करता है। वो इसलिए वो कहता है कि हम बिल्कुल अपनी उसी नॉर्मल स्पीड के साथ आगे बढ़ेंगे जिस स्पीड के साथ हम लोग पहले बढ़ रहे थे। उनके साथ जो भी होगा वो उनकी किस्मत में लिखा होगा।
गाइज वो जो बड़ा सा ह्यूमनॉइड ऑब्जेक्ट था वो पहले काफ़ी ज़्यादा धीरे स्पीड हो चुकी थी, और जब उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुकी थी तभी से लोग अंदर जाना स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन फाइनली कुछ टाइम के बाद वो पूरी तरीके से रुक चुका था, और जैसे ही वो रुक जाता है वैसे ही इनमें से कुछ उल्लू के पट्टे लोग ऐसा सोच रहे थे कि ये जो बड़ा सा ह्यूमनॉइड है ये किसी टाइप का कोई ट्रेजर है, तो इसलिए सब लोग अपनी अपनी सोल किल परफॉर्म करने लग जाते हैं। इनको लग रहा था कि ऐसे करने से हो सकता है कि ये जो बड़ा सा जायंट ऑब्जेक्ट है ये उन लोगों को अपना मास्टर रिकॉग्नाइज करा ले। ये लोग चाहे कुछ भी कर ले, ये किसी भी तरीके से क्यों ना अटैक कर ले, लेकिन ये जो जायंट ऑब्जेक्ट था इसके ऊपर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सिर्फ लू फेंग था वो इस जायंट ऑब्जेक्ट के लिप्स के अंदर के जो गैप था उसके अंदर से अंदर घुसा था, और फिलहाल इतने बार टेलीपोर्टेशन परफॉर्म करने के बाद जो लू फेंग था वो ऑलरेडी 10 मिलियन लाइट ईयर्स आगे ट्रैवल कर चुका था। अंदर जाता है तो अंदर जाके लू फेंग को एक डीप एबेसिस देखने के लिए मिलता है, मतलब एक गुफा जैसा, और ये जो गुफा थी इसका कोई भी एंड नज़र नहीं आ सकता था। इवन थॉट लू फेंग अपने डोमेन को पूरी पोटेंशियल के साथ इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ का कोई भी एंड नज़र नहीं आ सकता था। और क्योंकि लू फेंग को आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, इसलिए लू फेंग फाइनली डिसाइड करता है कि वो नीचे वाले डायरेक्शन के अंदर जाएगा। लू फेंग नीचे वाले डायरेक्शन के अंदर जा रहा था, फिर भी उसका जो डोमेन टाइप का ट्रू ट्रेजर था वो कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर, इसीलिए इन सारी चीज़ों की वजह से जो लू फेंग था उसकी जो क्यूरियोसिटी थी वो बढ़ती जा रही थी बढ़ती जा रही थी। वही लू फेंग को अचानक से एक एंडलेस वर्लपूल देखने के लिए मिलता है। ये जो एंडलेस वर्लपूल था ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ट्विस्ट कर रहा था, और वहाँ पे एक नेचुरल वार्म होल भी था। वार्म होल था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसके अंदर बस जो यूनिवर्स मास्टर थे और यूनिवर्स मास्टर से जो पावरफुल लोग थे वही लोग अंदर एंटर कर सकते थे। अगर कोई नॉर्मल यूनिवर्स नाइट उसके अंदर एंटर करता है तो वो अंदर जाते ही मर जाएगा उसकी फोर्स के कारण। लू फेंग थोड़ा सा शॉक होता है, वो सोचता है कि इस तरीके का नेचुरल वार्म होल उसने कभी भी यूनिवर्स ओशन या फिर ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर नहीं देखा। जो मोशा लू फेंग होता है वो थोड़ा सा शॉक होता है, जिसके बाद वो उस नेचुरल वार्म होल के अंदर जाने के बारे में सोच लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि मे बी ये वार्म होल हो सकता है कि उसे किसी दूसरी दुनिया के अंदर पहुंचा दे। हम लोग को देखने के लिए मिल सकता था जो लू फेंग था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहा था। वो जिस एबेसिस के अंदर आगे बढ़ रहा था वहाँ पे हम लोगों को कोई भी एंड देखने के लिए नहीं मिल सकता था, लेकिन स्टिल ये सेफ अपीयर हो रहा था। वो जो वार्म होल था उसको लू फेंग ने इग्नोर कर लिया था, और लू फेंग अभी सीधा जाने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वो वार्म होल काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता था, और लू फेंग को नहीं पता था कि मे बी उसके अंदर और क्या क्या हो सकता है। इसलिए लू फेंग ने दूसरा रास्ता अपना लिया था आगे जाने के लिए, जो कि थोड़ा सा सेफ लग रहा था। लेकिन इस वक्त लू फेंग को 15 दिन हो चुके थे, लेकिन स्टिल अभी तक उसे कुछ भी नहीं दिखा था। लेकिन लगभग 15 दिन भटकने के बाद भी जब मोशा लू फेंग को कुछ भी नहीं मिलता तो वो अपना पेशेंस धीरे धीरे करके खोने लग जाता है। लू फेंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो सोचता है कि इवन लैंड ऑफ एक्सट्रीमनेस के अंदर भी ऐसा नहीं होता जैसा यहाँ पे है। जहाँ पे भी घूम लो बस एक काला धुआं, काली जगह, और सब कुछ काला काला नज़र आ रहा है, बस डीप स्पेस हर साइड। और तभी अचानक से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एक ठंडी हवा का झोंका आता है, जो कि इवन लू फेंग का जो डोमेन टाइप का टू ट्रेजर होता है वो भी उस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाता। और कुछ ही पल भर में ये जो हवा का झोंका होता है वो लू फेंग की जो बोट होती है या फिर जो भी पैनिकल टाइप का टू ट्रेजर होता है उससे जाके टकरा जाता है। और इसी के साथ लू फेंग पूरी तरीके से जब तक कुछ वो सोच भी पाता है इससे पहले लू फेंग पूरी तरीके से इनहेलिटेड हो जाता है। मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो एक हवा का झोंका आया एकदम से, और ये इतना तेज़ी से आया कि इवन लू फेंग भी डिटेक्ट नहीं कर पाया, और इसके कारण लू फेंग एकदम से फ्रीज हो जाता है। और फ्रीज होने के बाद एकदम से जो लू फेंग की बॉडी होती है वो पूरी तरीके से डस्ट पार्टिकल्स के अंदर चेंज हो जाती है। और ये सारा प्रोसेस इतना ज़्यादा जल्दी हुआ था कि 1 सेकेंड से भी कम टाइम के अंदर हुआ था, और इतने कम टाइम के अंदर हुआ था कि लू फेंग को इवन भनक भी नहीं लगी थी कि वो कब मर गया। और लू फेंग इसी के साथ हम लोगों को बाहर लू फेंग की सेकंड बॉडी देखने के लिए मिलती है, जो कि उसकी अर्थलिंक बॉडी थी। जब जो प्राइमल जॉसिटी लीडर होता है वो देखते हैं कि लू फेंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है और एकदम से लू फेंग बाहर आ चुका है, तो वो लू फेंग से पूछते हैं कि क्या हुआ करके। लू फेंग कहता है कि जो मेरी मूशा बॉडी अंदर थी वो अचानक से इनहेलिटेड हो गई, मतलब वो ख़त्म हो गई, वो मर गई। प्राइमल जॉसिटी लीडर काफ़ी ज़्यादा शॉक था। वो पूछते हैं कि तुम किससे मिले थे, कि अंदर कोई डेंजर था। लू फेंग कहता है पता नहीं, एक हवा का झोंका आया और उसके बाद मैं मर गया। मैं कैसे मरा मुझे पता भी नहीं चला। लू फेंग कहता है कि वो हवा का झोंका इतना ज़्यादा तेज था कि इवन जो मेरा डोमेन टाइप का टू ट्रेजर था वो भी उसे पूरी तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाया। मैं बस इतना देख पाया कि वो बस एक हवा का झोंका था। और इस चीज़ से जो प्राइमल जॉसिटी लीडर थे वो कंफर्म हो चुके थे, अगर एक पैनिकल टाइप लेवल का जो टू ट्रेजर है, जो कि टॉप टायर का पैनिकल टू ट्रेजर था, वो भी अगर इस हवा के झोंके को रेजिस्ट नहीं कर सकता, तो मतलब जब तक किसी के पास अंदर सुप्रीम टू ट्रेजर ना हो तब तक तो उसका जिंदा बचना इम्पॉसिबल है। मतलब लू फेंग को छोड़ के और बाकी जितने भी लोग अंदर गए थे वो सब लोग भी जल्दी मर के बाहर आने वाले हैं।
जो लू फेंग था वो सबसे पहले ही आया था और वो सबसे पहले मर के बाहर आ गया। वही उसी के दूसरे दिन हम लोग को एक दूसरा यूनिवर्स मास्टर देखने के लिए मिलता है जो कि मर के बाहर आ चुका था। एक्चुअली गाइस ये सारे के सारे जो लोग थे वो एक ही रास्ते से नहीं गए थे। मतलब जो लो फैंग था वो तो लिप्स के अंदर के गैप के थ्रू गया था, लेकिन कुछ लोग उसके नाक के गैप के अंदर से गए थे, तो कुछ लोग कान के गैप के अंदर से गए थे। तो ऐसे ही बॉडी के अंदर जितने छेद नजर आते हैं सब लोग उन सारे छेदों से गए थे। इसी के साथ लगभग लगभग अगले 10 दिनों के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है अंदर जितनी भी बॉडीज आई थी वो सारे के सारे बाहर आ चुके थे, मतलब मर के बाहर आ चुके थे। इसी सब लोग बाहर आते हैं हम लोगों को पता चलता है कि जो मिल्की वे बॉडी लीडर था उसे एक हवा का झोंका मिला था जिसके कारण वो मर गया। वही जू ही मास्टर नाम का एक पर्सन था जिसके सामने अचानक से आग आ गई थी जिसके कारण वो इमीडिएटली जल के खत्म हो गया। बात बाकी के यूनिवर्स मास्टर्स की तो वो भी कुछ इसी तरीके से मरे थे। कोई आग से मर रहा था तो कोई पानी से, कोई हवा से मर रहा था तो कोई मिस्ट से। जब आसपास का माहौल काफी ज्यादा डरावना हो चुका था तभी प्राइमल अट्रॉसिटी लीडर कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें बस हमारे साथ नहीं हुई। मेरे को जहाँ तक कि इन्फॉर्मेशन मिल रही है होंगे लाइन से वहाँ तक यहाँ पे अंदर जितने भी लोग गए थे, मतलब बाकी के रेसेस के भी जो लोग गए थे उनमें से भी लगभग लगभग 90% लोग मारे गए और वो लोग भी कुछ इसी तरीके से मरे। कोई हवा से मर गया तो कोई आग से मर गया, कोई पानी से मर गया तो कोई कोहरे से मर गया। कि पैनिकल टाइप ट्रू ट्रेजर की बात नहीं है, इवन टॉट जो सुप्रीम टाइप ट्रू ट्रेजर थे कुछ लोगों के पास, उनके भी जो ट्रू ट्रेजर्स थे वो पूरी तरीके से खत्म हो गए। मतलब आप समझ सकते हो कि जो पर्सन सुप्रीम ट्रू ट्रेजर लेके गया था वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। मतलब अंदर कितना ज़्यादा भयानक माहौल होगा जो कि सुप्रीम ट्रू ट्रेजर को भी खत्म कर सकता है। इवन ये जो टॉप 3 डेंजरस एरियाज थी लैंड ऑफ एक्सट्रीमनेस के अंदर, वहाँ पे भी कोई ऐसी कोई जगह नहीं थी जो कि सुप्रीम ट्रू ट्रेजर को पूरी तरीके से खत्म कर सके। वो डैमेज जरूर कर सकती थी लेकिन खत्म करना किसी की भी बस की बात नहीं थी। लेकिन अंदर का माहौल इतना ज़्यादा भयानक था कि इवन सुप्रीम ट्रू ट्रेजर भी उसके सामने नहीं टिक पा रहे थे। प्राइमल अट्रॉसिटी लीडर कहता है कि इसका लिटरली जो डेथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई, इतना ज़्यादा हाई डेथ रेट तो इवन जो लैंड ऑफ एक्सट्रीमनेस थे उनके अंदर भी नहीं था। लिटरली एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो अंदर जाके सर्वाइव करके बाहर आया हो। इसी के बाद कुछ ही टाइम के बाद प्राइमल अट्रॉसिटी लीडर कहता है कि मुझे एक और न्यूज़ मिल रही है कि काफ़ी सारे जो सेवरल पावर्स जो कि फर्स्ट यूनिवर्स एरा से थे वो लोग नेचुरल वॉर्म होल के अंदर भी गए थे, एंडलेस एबिसिस के अंदर। जब लू फेंग इस चीज़ को सुनता है तो एकदम से उसके आंखें चमक उठती है क्योंकि लू फेंग को भी नेचुरल वॉर्म होल मिला था लेकिन लू फेंग उस वॉर्म होल के अंदर नहीं गया था। इसी के बाद एक यूनिवर्स मास्टर होता है जिसका नाम जियो ही मास्टर होता है, वो पूछता है तो उन लोगों का क्या हुआ, नेचुरल वार्म होल की दूसरी साइड क्या था? लीडर कहता है कि जो लोग नेचुरल वार्म होल के अंदर एंटर किए थे वो लोग एक सीक्रेट प्लेस के ऊपर पहुंच गए थे जहाँ पे पूरी तरीके से चॉज एयर भरी पड़ी थी और वहाँ पे एक मिनिएचर यूनिवर्स था। जब लू फेंग मिनिएचर यूनिवर्स सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसने कभी भी नहीं सोचा था एक नेचुरल वार्म होल एक मिनिएचर यूनिवर्स तक भी लेके जा सकता है। लेकिन इसी के बाद प्राइमल अट्रॉसिटी लीडर कहता है कि हमने काफ़ी अच्छी तरीके से कंफर्म किया कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो सारे लोग उस वार्म होल के अंदर जाने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब उस वार्म होल के अंदर एंटर तो कर गए, उसके अंदर उन्हें मिनिएचर यूनिवर्स भी मिल गया। लेकिन जैसी जो फर्स्ट यूनिवर्स एरा के लोग थे जिन्होंने कुछ मशीन टाइप के वैल्यूएबल्स या फिर कुछ मशीन पपेट्स वगैरह भेजे थे अंदर, वो जैसे उसकी मेम्ब्रेन को टच किए मिनिएचर यूनिवर्स की, वैसे वो पूरी तरीके से इनहेलिटेड हो गए। मतलब कुल मिला के यहाँ पे भी वही सेम सीन था। लेकिन बस यहाँ पे दिक्कत इतनी थी कि इन लोगों को एट द एंड एक वार्म होल तो मतलब एक नेचुरल मिनिएचर यूनिवर्स तो देखने के लिए मिला था जो कि एक प्लैनेट जैसा था। और जैसे ही उन्होंने उस प्लैनेट की दीवार को या फिर उसकी बाउंड्री को टच किया वैसे ही वो पूरी तरीके से इनहेलिटेड हो गए, मतलब वो मर गए। और लू फेंग के साथ जितने भी लोग थे बोर्ड ऑफ मिसिलियम के अंदर वो सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या वो मेम्ब्रेन इतनी ज़्यादा पावरफुल है? लू फेंग काफ़ी ज़्यादा शॉक था क्योंकि उसने मिनिएचर यूनिवर्स के बारे में तो सुना था और उसको ये भी पता था कि कोई पर्सन मिनिएचर यूनिवर्स की मदद से भी दूसरे एनिमीज़ को मार सकता है। जैसे कि जो सुप्रीम यूनिवर्स मास्टर होता है वो भी इस तरीके से, जैसे कि उनका मिनिएचर यूनिवर्स होता है तो वो भी बाकी के अपनी एनिमीज़ को अपनी मिनिएचर यूनिवर्स के थ्रू मार सकते हैं। लेकिन इसके लिए वो अपनी खुद की पावर यूज़ करते हैं और इसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये होती है कि सामने वाला पर्सन उनके मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर एंटर हुआ हो। लेकिन लू फेंग ने कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं सुनी थी कि किसी की मिनिएचर यूनिवर्स की जो बाउंड्री है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो या फिर वो मेम्ब्रेन इतनी ज़्यादा पावरफुल हो कि वो किसी को भी इनहेलिटेट कर सके। इसी के साथ जितने भी लोग अंदर गए थे वो सब लोग मारे गए, एक भी बंदा जिंदा नहीं
बचा। और इसी तरीके से यहाँ का जो डेथ रेशियो होता है वो लगभग पूरी तरीके से 100% होता है। चाहे कोई किसी भी तरीके से अंदर क्यों ना चले जाए, चाहे कोई सुप्रीम ट्रूथ रेजर लेके ही क्यों ना चले जाए, लेकिन अंदर कोई भी नहीं जा पा रहा था, लिटरली कोई भी नहीं। सब लोग मरते हुए बाहर आ रहे थे। जस्ट तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जब सब लोग काफी ज्यादा टेंशन के अंदर आ चुके थे, तब एक न्यूज सुनने के लिए मिलती है कि 3 एंसेस्टर गॉड यहाँ पे आ चुके हैं। एंसेस्टर गॉड्स है, ये कोई मैसेज ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं जो कि उन्हें ओरिजिनल माइंड के द्वारा मिला है। और इस न्यूज़ को सुनने के बाद सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को पता था कि जो ओरिजिनल माइंड है उन्होंने ज़रूर कोई ना कोई काम की चीज़ भेजी होगी और इन्हें ज़रूर कोई ना कोई काम की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वैसे भी अभी जितनी भी चीज़ें इन लोगों के साथ हो रही थी वो सच्ची में काफ़ी ज़्यादा अननोन, अनदेखी और अनसुनी थी। के साथ सब लोग एक ही जगह के ऊपर गैदर होने लग जाते हैं जहाँ पे वो 3 एंसेस्टर गॉड्स आने वाले थे। सब लोग काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर वो मैसेज क्या होगा जो कि ओरिजिनल माइंड ने उन लोगों के साथ भेजा होगा। इवन लू फैंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक था। गाइस ये पहली बार होने वाला था कि जो 3 एंसेस्टर गॉड थे वो यूनिवर्स ओशन के अंदर एंटर करने वाले थे, क्योंकि वो कभी भी प्राइमल यूनिवर्स से बाहर नहीं आए थे आज तक, क्योंकि ये उनके लिए पूरी तरीके से नामुमकिन था, क्योंकि ओरिजिनल माइंड ने उन लोगों को मना करके रखा था। और आज फर्स्ट टाइम ऐसे होने वाला था कि वो यूनिवर्स ओशन के अंदर अपना कदम रखने जा रहे हो। आखिर उनके पास ऐसी क्या मजबूरी आ गई या फिर ऐसी क्या न्यूज़ थी जो कि वो इन लोगों को देना चाहते थे। फैन को पूरी अच्छी तरीके से ये तो पता था कि वो 3 एंसेस्टर गॉड कुछ न कुछ इस जायंट ऑब्जेक्ट के बारे में भी कहने वाले हैं। टाइम के अंदर हम लोगों को 3 एंसेस्टर गॉड देखने के लिए मिल सकते थे व्हाइट कैंप के अंदर, और उनके अंदर से जो फोर्स निकल रहा था वो लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल था। इवन लो फैंग भी फील कर सकता था कि वो जो फोर्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। ऐसे लग रहा था आसपास की जितनी भी एरिया है जहाँ पे ये सब लोग इन 3 एंसेस्टर गॉड का वेट कर रहे थे, उस पूरी की पूरी एरिया के ऊपर इन लोगों का दबदबा है। एट्रॉसिटी लीडर लो फैंग से कहते हैं कि ज्यादा शॉक होने की कोई जरूरत नहीं है, ये उनकी खुद की पावर नहीं है, वो सारे मैसेंजर्स है ओरिजिनल माइंड के, तो उनके पास ये सारी जो पावर्स है ये सारी की पावर्स उनको ओरिजिनल माइंड के द्वारा गिफ्ट के तौर पे दी गई है, और वो इनका जब चाहे तब इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इसी के बाद लू फैंग भी स्माइल करते हुए कहता है चलो ठीक है, देखते हैं कि ये लोग हमसे क्या कहने वाले हैं। इस टाइम के अंदर जो तीनों यूनिवर्स एरास के लोग थे और 2 होली लैंड के लोग थे, वो सारे के सारे लोग जो कि अलग अलग पावर्स को रिप्रेजेंट करते थे, वो सब लोग एक सेंटर के अंदर गैदर हो जाते हैं। कुछ टाइम के अंदर ये जो तीनों एंसेस्टर गॉड होते हैं वो बोलना स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि तुम लोगों ने इस जायंट ऑब्जेक्ट को जायंट ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रैवल किए होंगे तो तुम लोगों को एक चीज़ पता चली होगी कि अंदर बस एक डीप एबेसिस है, और वहाँ पे नेचुरली तुम लोगों को एक वार्म होल भी मिला होगा, और उस वार्म होल के अंदर तुम्हें एक मिनिएचर यूनिवर्स मिला जिसकी वॉल्स को अगर तुम टच करते हो तो तुम सब मारे गए होंगे। इसी के बाद वो कहता है कि वो जो मिनिएचर यूनिवर्स है उस मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर एक नई दुनिया है, और उस दुनिया को कहते हैं वर्ल्ड ऑफ जेन, और वो एक लौती ऐसी जगह है इस जायंट ऑब्जेक्ट के अंदर जहाँ पे तुम सरवाइव कर सकते हो। बाकी तुम इस पूरी की पूरे जायंट ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं पे भी चले जाओ, तुम्हारा मरना तो तय है। इस वक्त ये जो 3 एंसेस्टर गॉड्स थे ये भगवान की तरह लग रहे थे, क्योंकि इनके चारों तरफ से हम लोग को काफ़ी सारे लॉज की पावर देखने के लिए मिल सकती थी, जैसे गोल्ड, वुड, वाटर, फायर, अर्थ, विंड, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, टाइम और स्पेस। वैसे तो ये जितनी भी चीज़ें थी ये सारी चीज़ें इन लोगों के औकात के अंदर नहीं थी कि इन लोगों के पास इतनी सारी पावर खुद से आ सके। ये सारी जो पावर्स थी ये सारी की सारी पावर्स ओरिजिन के द्वारा इन लोगों को दी गई थी। लेकिन इसी के बाद काफ़ी सारे जो ग्रेट बींग्स होता है वो क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि हम लोग फिर अंदर कैसे जाएंगे। वो जो मिनिएचर यूनिवर्स है उसकी जो वॉल्स है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इवन टॉट अगर उसकी मेम्ब्रेन्स को भी कोई टच कर लेता है तो वो जगह पे पूरी तरीके से इनहेलेटेड हो जाता है, तो अंदर जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, हम अंदर कैसे जाएंगे। ये एंसेस्टर गॉड तभी कहता है कि अगर तुम इसी तरीके से कोशिश करते रहोगे तो फिर तो कोई रास्ता नहीं है, तुम इसी तरीके से मरते रहोगे। ये जो वर्ल्ड ऑफ जीन है ये काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और इस तरीके के नॉर्मल सर्कमटेंशंस के अंदर इसको थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे पूरी तरीके से अनबॉर्न होने के लिए। मतलब ये एक तरीके से अभी अनबॉर्न है, इसे पूरी तरीके से तैयार होने के लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। तभी एंसेस्टर गॉड कहते हैं कि अभी तक इसका प्रॉपर बर्थ नहीं हुआ, और नॉर्मल सर्कमटेंसेस के अंदर इवन थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रिकॉग्निशन एरास के बाद भी ये पूरी तरीके से अनबॉर्न ही रहेगा। जो लू फैंग होता है वो प्राइमल एट्रॉसिटी लीडर से पूछता है क्या आपको कुछ समझ आया। तभी उसके टीचर उसे कहते हैं कि देखो, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है इस चीज़ का बर्थ ज़रूर किसी न किसी रीज़न के लिए होगा, उसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ अज्यूम नहीं कर सकता। इसके लिए मैं इतना बता सकता हूँ कि इसे पूरी तरीके से रीबर्थ होने के लिए या फिर इसका पूरी तरीके से प्रॉपर बर्थ होने के लिए इसे पता नहीं काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लगने वाला है। तभी उनमें से उन 3 एंसेस्टर गॉड के अंदर से एक काफ़ी ज़्यादा सुंदर एंसेस्टर गॉड होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है। वो कहता है कि स्टिल
तुम इस वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर अंदर एंटर कर सकते हो, बस तुम्हें एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा। और मैं तुम्हें बता दूँ, ये जो वर्ल्ड ऑफ जिन है ये मोस्ट डेंजरस रीजन है। इवन थॉट वो जो लैंड ऑफ सेक्शननेस है वो टॉप 3 डेंजरस रीजन से भी ज़्यादा डेंजर है। लेकिन एक चीज़ तुम्हें ये भी बता दूँ कि इसके अंदर जो तुम्हें वैल्यूएबल्स या फिर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी वो सच्ची में काफ़ी ज़्यादा हाई होगी और काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। और ये लास्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास इस रिकॉग्निशन एरा से बचने का, अंदर एंटर करने की। तो उसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। ये जो इनका रिबॉर्निंग का प्रोसेस है, इसके अंदर एक टाइम ऐसा भी आता है जब ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है इसकी वॉल्स, तो तुम्हें उस टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा जब ये जो मिनिएचर यूनिवर्स की वॉल है ये पूरी तरीके से अपना कलर चेंज कर दे। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका मतलब तुम समझ लेना कि ये जो है ये वापस से अपनी वीक स्टेट के अंदर जा रही है। मतलब जब इसका जो कलर है वो टर्न पूरी तरीके से ब्लैक कलर का होगा, तभी अपने स्ट्रॉप से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के अंदर होगी। लेकिन जब इसका कलर वाइट कलर के अंदर या फिर ग्रेश कलर के अंदर होते जाएगा, वैसे वैसे ये जो वॉल्स है ये वीक होती जाएगी। और उस वक्त नॉर्मल जो यूनिवर्स मास्टर्स और यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स है वो लोग एंटर कर पाएंगे। लेकिन इस चीज़ का इसी तरीके से एक पीरियोडिक साइकिल चलता रहेगा। ये समय समय पे काला होगा, समय समय पे वापस से सफ़ेद हो जाएगा और फिर ये दोबारा से काला हो जाएगा ना। तुम उसके अंदर तभी एंटर कर सकते हो जब उसकी वॉल सफ़ेद होगी। एंसेस्टर गॉड कहता है कि ये जो वर्ल्ड ऑफ जिन है ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। और साथ ही इस वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर काफ़ी सारी लिविंग सोल्स तुम्हें देखने के लिए मिलेगी। ये सारी जो लिविंग सोल्स है, ये लिविंग सोल्स बस वहाँ पे ज़िंदा रह सकती है। इनमें से कोई भी लिविंग सोल तुम बाहर नहीं लेके आ सकते, क्योंकि वो जैसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आएगी वो वैसी ही ख़त्म हो जाएगी। मतलब वो इनहेलिटेड हो जाएगी, वो बस अंदर ही जिंदा रह सकती है। चीज़ याद रखना, तुम अंदर से जो भी चीज़ बाहर लेके आओगे वो सारी लाइफलेस थिंग्स होगी, क्योंकि जितनी भी लिविंग ऑब्जेक्ट होगी उसको तुम कभी भी बाहर नहीं लेके आ सकते। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो वर्ल्ड ऑफ जिन है इसके अंदर ट्रांसेंडिंग रिकॉग्निशन का भी पूरा प्रोसेस छुपा हुआ है। ये जो यूनिवर्स एरा है ये जल्दी ख़त्म होने वाला है। अगर एक बार ये ख़त्म हो गया और तुम लोगों ने यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के ऊपर ब्रेक थ्रू नहीं किया तो भूल जाना, यहाँ पे सब लोग मारे जाएंगे। याद रखना, ये जो ट्रांसेंडिंग रिकॉग्निशन का सीक्रेट है यही सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ जिन का है। तो वो ये भी कहता है कि जो भी चीज़ें तुम्हें अंदर पता चलेगी वो सारी चीज़ें शायद से तुम बाहर लीक नहीं कर सके। याद रखना, अंदर की चीज़ हमेशा अंदर ही रहेगी और तुम अंदर की सीक्रेट्स को बाहर लीक नहीं कर सकते। हाँ, डेफिनेटली तुम अंदर से बाहर वैल्यूएबल्स वगैरह लेके आ सकते हो, लेकिन वो लाइफलेस होंगे। इन तीनों एंसेस्टर गॉड्स का भाषण खत्म होता है तो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बस सुनते ही रह जाता है। लू फेंग एक बहुत बड़े लंबे सदमे में चला जाता है और वो सोच रहा होता है कि जब उसे पल्स ऑफ डोंगनोंग रिवर का इनहेरिटेंस मिला था तभी भी उसके अंदर कुछ ऐसी ही शर्तें थी कि भले उसको पल्स ऑफ डोंगनोंग रिवर का इनहेरिटेंस मिला था, लेकिन उसे कसम खानी पड़ी थी कि वो कभी भी ये जो इनहेरिटेंस है किसी दूसरे हाथों के अंदर नहीं लगने देगा। इसी तरीके से था जिस तरीके से सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने लू फेंग को 9 नोबल वैल्यूम दी थी, जो कि बस लू फेंग ही अकेला प्रैक्टिस कर सकता था। अगर लू फेंग के थ्रू अगर वो 9 नोबल वैल्यूम किसी और के हाथ में जाते तो डेफिनेटली वो पर्सन मारा जाएगा या फिर वो उसे कभी यूज़ नहीं कर सकता। उसे बस एट ए टाइम एक ही पर्सन यूज़ कर सकता था। जो लू फेंग था वो बस मन बड़बड़ा रहा था। सीक्रेट ऑफ ट्रांसेंडिंग रिकॉग्निशन, सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड ऑफ जिन, इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद और सोचने के बाद लू फेंग को एक अलग ही एक्साइटमेंट सी फील हो रही थी। उसे पता था अंदर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होंगे, लेकिन स्टिल उसको अभी एक नई उम्मीद की किरण दिखने के लिए मिल सकती थी। वो आखिर इतने टाइम से वेला घूम रहा था पूरे की पूरे यूनिवर्स के अंदर। कभी वो यूनिवर्स बोर्ड के अंदर घूमता था, कभी टॉप 3 लैंड ऑफ एक्सट्रीमनेस के अंदर घूमता था, लेकिन उसे इन सारी चीज़ों से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ था। और फाइनली अभी उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी थी जिसके थ्रू उसका जो फ्यूचर है वो पूरी की पूरी तरीके से चेंज हो सकता था। तो जो 3 एंसेस्टर गॉड्स होते हैं वो बस इतना कहते जाते हैं कि याद रखना, ये जो वर्ल्ड ऑफ जिन है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जगह है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन इसके अंदर के जो डेंजर्स है वो इतने ज़्यादा डेंजरस है कि वो आज तक के सबसे ज़्यादा पावरफुल डेंजर्स है। इवन टिल्टेड पीक सेक्टर, लॉर्ड फ्लोइंग काउंटेड माउंटेन, यूनिवर्स बोट, ये सारे उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन जितने वहाँ पे डेंजर है उतनी ही वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी है। तो ये सारी तुम्हारी लक के ऊपर और तुम्हारे पूरी तरीके तो पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अंदर से कौन सी और क्या चीज़ लेके आते हो और तुम अपने आप को कितना ज़्यादा इन सारी चीज़ों के थ्रू उभार पाते हो।
उन थ्री एंसेस्टर गॉड के जाने के बाद सभी लोग डिसाइड कर लेते हैं कि सभी लोग अंदर जाने के लिए रेडी है। इसी के साथ लू फैंग भी डिसाइड कर लेता है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। जब वो इस चीज़ के बारे में प्राइमेट और सिटी लीडर को बताता है तो सिटी लीडर को थोड़ी सी चिंता होती है और वो लू फैंग को कहता है कि अगर तुम अंदर गए तो तुम काफ़ी कुछ हो सकते हो। और इस बार लू फैंग के अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ जाने के प्लान्स थे, लेकिन लू फैंग कहता है कि टीचर, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और डेफिनेटली मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता। ये करो और मरो वाला चांस है। अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरे ज़िंदा रहने का कोई भी मतलब रह जाएगा। इसी के साथ जो लू फैंग होता है वो फाइनली डिसाइड कर लेता है कि वो इस वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर जाने वाला है। इसलिए जो लू फैंग होता है वो कुल मिला के अपनी 2 टीम्स कैरी बनाता है। तो लू फैंग ने अपनी मूशा बॉडी के पास शिवू विंग्स और अपने स्टार टावर्स दे दिए थे और उसे प्राइमल यूनिवर्स के अंदर वापस भेज दिया था। वही दूसरी तरफ लू फैंग की जो अर्टलिंग बॉडी और गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी थी वो ब्लड गोज ब्लेड और बोट ऑफ मैस्लियम के साथ वर्ल्ड ऑफ जिन की तरफ आगे जाने के लिए निकल चुकी थी। ट्रैवल करने के बाद जो लू फैंग होता है वो फाइनली उसी वॉर्म होल के पास पहुंच जाता है। उस वॉर्म होल के अंदर से जब लू फैंग सरपास करता है उसे काफ़ी ज़्यादा एक अलग सा फील आता है। तभी अचानक से उसके सामने उसको एक बहुत बड़ा मिनिएचर यूनिवर्स देखने के लिए मिलता है। ये जो मिनिएचर यूनिवर्स था ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था अपीयरेंस के मामले के अंदर और लगभग यहाँ पे 200 से भी ज़्यादा ग्रेट बिंग्स आ चुके थे। ये सारे के सारे 200 से भी ज़्यादा ग्रेट बिंग्स इस वर्ल्ड ऑफ जिन के मिनिएचर यूनिवर्स के बाहर ही खड़े थे और ये सब लोग सबसे पहले अंदर जाने का मौका का लुत्फ़ उठाना चाहते थे, इसलिए ये सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। डेफिनेटली इनमें से किसी के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं थी कि ये लोग ऐसे ही अंदर चले जाए। ये सब लोग वेट कर रहे थे कि कब ये जो मेम्ब्रेन है ये ब्लैक से वाइट हो और जैसे ही एक बार ये वाइट होगा सब लोग अंदर हल्ला बोल कर देंगे। भाई इसी के साथ एक काफ़ी ज़्यादा लंबा वक्त बीत जाता है और काफ़ी सारे लोग यहीं पे अपना घर बसा लेते हैं और यहीं पे रहने के बारे में सोच लेते हैं। और वही लू फैंग भी अपने बोट ऑफ मैस्लियम के साथ काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से यहीं पे कैंप कर रहा था। सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये जो मेम्ब्रेन है ये पूरी तरीके से वाइट हो जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को लू फैंग के सेकंड टीचर यानी कि हमारे प्यारे बुढ़े चचा देखने के लिए मिलते हैं। गाइस मैं सिटिंग माउंटेन गेस्ट की बात कर रहा हूँ। जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट थे वो इस जगह पे ऑलरेडी बहुत पहले से अराइव हो चुके थे। इवन थॉट जब यहाँ पे कोई भी नहीं पहुँचा था तब से सिटिंग माउंटेन गेस्ट यहाँ पे थे, लेकिन स्टिल किसी ने भी सिटिंग माउंटेन गेस्ट को नोटिस नहीं किया था। इवन थॉट वो जो 3 एंसेस्टर गॉड्स थे वो भी माउंटेन गेस्ट की प्रेजेंस को फील नहीं कर पाए थे। इसी के साथ हम लोगों को सिटिंग माउंटेन गेस्ट देखने के लिए मिलता है जो कि इस बड़े से ह्यूमनॉइड लाइफ फॉर्म के ऊपर खड़े थे, जिसके बाद धीरे धीरे करके ये अपनी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और लगभग 2 टेलीपोर्टेशन के साथ ये इस बड़े से ह्यूमनॉइड लाइफ फॉर्म के सर के ऊपर पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो एक लंबी सांस लेके बोलता है, फाइनली ये चीज़ यहाँ पे आई गई। मैं कितने सारे टाइम से इंतज़ार कर रहा था वर्ल्ड ऑफ जिन का। जो सेटिंग माउंटेन गेस्ट होता है वो एकदम से बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसने लग जाते हैं और एकदम से लगभग 2 से 3 मिनट तक ये बस राक्षस की तरह हंसते रहते हैं। कुछ टाइम के बाद सेटिंग माउंटेन गेस्ट थोड़े से नॉर्मल होते हैं और वो कहता है कि फाइनली वो टाइम आ गया, ये आ चुका है। वो कहता है कि जो प्राइमल यूनिवर्स का ओरिजिन है उसे वर्ल्ड ऑफ जिन के बारे में पता है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो जो विल पावर है प्राइमल यूनिवर्स की उसके अंदर तो कोई इमोशन ही नहीं है, तो इसे जिन के बारे में कैसे याद है करके। तभी वो आसपास के जो वास्ट वॉइड स्पेस था उसकी तरफ देखते हुए कहता है। तभी वहाँ पे एक चॉइटिक एयर फ्लो हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रिवॉल्व होने लग जाता है। और इसी के बाद जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट होता है वो उस चॉइटिक एयर फ्लो की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं इतना ज़्यादा पागल नहीं हूँ, मैं टीचर ओरिजिन जितना पागल नहीं हूँ। चलो मैं तुम्हारे ऊपर दया करता हूँ और तुम्हें एक मौका देता हूँ। इसी के साथ वो ज़ोर से हंसता और फिर सिटिंग माउंटेन गेस्ट वहाँ से गायब हो जाता है। और गाइज मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब सिटिंग माउंटेन गेस्ट यहाँ पे आए थे इवन लू फैंग ने भी सिटिंग माउंटेन गेस्ट को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी जो उसके पास टोकन था उसके थ्रू, लेकिन जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट थे उन्होंने लू फैंग को भी पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। अभी इन सब चीज़ों के पीछे का क्या मतलब है और आगे जाके क्या मिस्ट्रीज हम लोगों को देखने वाली है वो तो आप लोगों को इस नोवेल के ख़त्म होने के बाद भी नहीं पता चलेगा। इस पूरे के पूरे नोवेल के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई मिस्टीरियस पर्सन कोई है ना तो वो लू फैंग के टीचर सिटिंग माउंटेन गेस्ट ही है। अभी फिर आप उन्हें सबसे ज़्यादा पावरफुल मान लो या फिर सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस कह दो, चाहे आपके मन में जो आए आप उन्हें वो कह सकते हो। सिर्फ हम लोगों को लू फैंग देखने के लिए मिलता है जो कि अभी भी इंतज़ार कर रहा था वर्ल्ड ऑफ जिन के मिनिएचर यूनिवर्स के बाहर कि उसकी जो मेम्ब्रेन है वो डार्क ब्लू से वाइट हो जाए।
तभी कुछ ही टाइम के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है लगभग 1800 साल इसी तरीके से बीत जाता है। धीरे धीरे करके वो जो डार्क ब्लू कलर की मेम्ब्रेन थे वो लाइट ब्लू कलर की होना स्टार्ट हो चुकी थी, और लाइट ब्लू से वो धीरे धीरे करके वाइट होना स्टार्ट हो चुकी थी। और जब वो फाइनली पूरी तरीके से वाइट हो जाती है, इसी के साथ वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन लोगों को पता चल जाता है, और सभी लोग 200 से भी ज़्यादा ग्रेट बींग्स अंदर वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर जाने की कोशिश करने लग जाते हैं। जब ये सारे यूनिवर्स मास्टर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तब उन लोगों को फील होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर से अभी भी काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर एक्सर्टिंग ग्रेट पावर्स निकल रही है। लेकिन उसके बाद भी ये लोग अभी इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पा रहे थे। मतलब लगभग जो यूनिवर्स मास्टर लेवल के वॉरियर्स थे उनको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी अंदर जाने के लिए। लियो फैंग अपनी वोटा पेंसिलियम के साथ वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर एंटर करता है तो एकदम से जो उसकी गोल्डी पावर होती है वो एक इनएक्सपेक्टेबल फोर्स फील करती है। ये जो फोर्स था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा प्लीजिंग टाइप का फोर्स था। एक तरीके से जो लियो फैंग की सोल थी वो पूरी तरीके से रिफ्रेश हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो बहते हुए जो कड़क कड़क धूप वाला रेगिस्तान होता है उसके थ्रू एकदम से ठंडे से किसी आइलैंड के ऊपर आ चुका हो। इस वक्त तो लियो फेंको को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बस लियो फेंको को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। एकदम उसके मन के अंदर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे विचार आ रहे थे, और बस उसके मन के अंदर उसको काफ़ी ज़्यादा हैप्पी वाइब्स फील हो रही थी। एक और स्पेशल चीज़ इस वर्ल्ड ऑफ जिन की ये थी कि इस वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। मतलब कोई भी पर्सन अपनी कितनी भी पावर को यूटिलाइज कर सकता है। जैसे जो प्राइमरी यूनिवर्स था उसके अंदर कोई भी पर्सन टावर लेवल 8 या फिर लेवल 9 के ऊपर नहीं लड़ सकता था, इवन लेवल 6 के ऊपर ही कोई नहीं जा सकता था। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग होते थे, लियो फैंग या फिर टीचर वुजन जैसे लोग, वही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर ही टॉप टायर लेवल 10 तक जा पाते थे। लेकिन ये जो वर्ल्ड ऑफ जिन था इसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं था पावर के ऊपर। कोई पर्सन जितना चाहे उतनी पावर्स को अपनी यूज़ कर सकता था। इस जगह को देखते ही जो रैम्पेज डेविल गॉड होता है वो कहता है कि इससे ज़्यादा कंफर्टेबल जगह मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे ग्रेट बिंग्स रहा करते हैं। मुझे भी इसी जगह के ऊपर रहना है। मेरा बस चले तो मैं यहीं पे अपना घर बसा लूँ। जब रैम्पेज डेविल गॉड यहाँ पे आसपास की सीनरीज को देखते हुए मज़ा उठा ही रहा था और काफ़ी ज़्यादा मज़े से यहाँ पे रह ही रहा था, तभी अचानक से हम लोगों को एक लाइट की बीम देखने के लिए मिलती है जो कि लगभग 1000 टाइम लाइट की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रैम्पेज डेविल गॉड की तरफ आती है। और ये एक्चुअल में एक क्रिएचर था जिसके तीन सर थे। ये जो बीस्ट होता है ये रैम्पेज डेविल गॉड के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है, जिसके बाद वो रैम्पेज डेविल गॉड की तरफ देखते हुए कहता है कि फक ऑफ, तुम यहाँ से निकल जाओ, ये जगह मेरी है। डेविल गॉड इस पर्सन को देखता है तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसने यहाँ पे कोई भी लिविंग क्रिएचर नहीं देखा था, और जो सबसे पहला उसने लिविंग क्रिएचर देखा वही यूनिवर्स सुप्रीम लेवल का था। इस चीज़ को देखते हुए रैम्पेज डेविल गॉड की पूरी तरीके से हालत टाइट हो चुकी थी। इसी के साथ वो जो बीस्ट था उसने भी डायरेक्टली रैम्पेज डेविल गॉड के ऊपर अटैक नहीं किया था, क्योंकि उसे पता था कि जो रैम्पेज डेविल गॉड है वो भी उसके जितना ही पावरफुल है। उसने रैम्पेज डेविल गॉड को वार्निंग देने के बाद वो वहाँ पे वेट कर रहा था उसके रिप्लाई का, लेकिन रैम्पेज डेविल गॉड को इतना तो समझ चुका था कि ये उसको वार्निंग दे रहा है, लेकिन एग्जैक्टली उसको उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रही थी। लेकिन डेफिनेटली रैम्पेज डेविल गॉड यहाँ से तो जाने वाले में से नहीं था। वो इस बंदे से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, इसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, इससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जो बीस्ट था उसको ऐसा लग रहा था कि जो रैम्पेज डेविल गॉड है वो उसको और ज़्यादा प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो जो स्ट्रेंज बीस्ट होता है वो धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, और फाइनली वो अपना सबसे पहला अटैक एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सोल अटैक कर देता है रैम्पेज डेविल गॉड के ऊपर। और जो रैम्पेज डेविल गॉड है वो तो सोल अटैक में काफ़ी ज़्यादा प्रिफिशिएंट है, तो इससे तो उसे घंटा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सिल्वा भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अरे भाई मैं तुझे नहीं मारना चाहता, तू मेरे से क्यों लड़ना चाहता है करके। लेकिन वो जो सामने वाला बीस्ट था उसे घंटा भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस वक्त गाइस कम से कम 200 से भी ज़्यादा ग्रेट बिंग्स यूनिवर्स ओशन से इस जगह पे आए थे वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर, जिसके अंदर से काफ़ी सारे लोग अनलकी थे रैम्पेज डेविल गॉड की तरह, जिनको आते ही यहाँ पे यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर मिल गए थे। लू फैंग था, लू फैंग को अभी तक कोई भी नहीं मिला था। लू फैंग इस वक्त अपनी वोट ऑफ मिसलियम के अंदर था, और वो इस वक्त उसके पास उसका क्रेजी डीमन एक्सट्रीमेशन क्वालिटी आर्मर भी था उसकी सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए, और साथ ही साथ उसके पास उसका ब्लड शेडो ब्लेड भी था। इन सब चीज़ों के साथ वो आराम से आसपास की सीनरीज को एंजॉय कर रहा था। वहाँ पे इवन थॉट लू फेंगर किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश करता है तो वो भी काफ़ी आसानी से हो जा रहा था, जैसे कि उसकी गोल्डी पावर्स वो इजीली ट्रांसफर हो जा रही थी लॉज ऑफ ओशन के अंदर। और अगर ओरिजिनल यूनिवर्स की बात की जाए तो वहाँ पे लू फेंग अपनी गोल्डी पावर्स को तभी ट्रांसफॉर्म कर सकता था जब वो लॉ ऑफ ओशंस का इस्तेमाल करे, लेकिन यहाँ पे उसको ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो इन्वायरमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था। लू फेंग कहता है ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, स्टेबल और मैजेस्टिक वर्ल्ड है। इवन थॉट यहाँ पे शायद से अल्टीमेट सीक्रेट भी छुपा हो सकता है यूनिवर्स ओशन का। जब
लू फेंग इन सारी चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, तभी एक लाइट की बीम हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से लू फेंग के सामने आके लैंड हो जाती है। एक्चुअल में एक ये छोटा सा बच्चा था जिसके बाल बड़े अजीब तरीके से बंधे हुए थे। ये लू फेंग की तरफ देखता और इसके हाथों के अंदर एक मीट का पीस भी था। ये लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम आउटसाइडर हो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ये ड्राई वुड एंड स्ट्राइप का एरिया है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो करके, क्या तुम उनमें से किसी ट्रैवलर्स के साथ आए हो या फिर किसी एल्डर को जानते हो, फिर तुम वो ट्रैवलर्स हो जिनके बारे में हमारे एल्डर्स हमको बताया करते हैं। लू फेंग को ये सारी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ रही थी। इस वक्त जब लू फेंग ने उस बच्चे को देखा था तो लू फेंग इसलिए इतना ज़्यादा शॉक था क्योंकि वो जो बच्चा था वो बस एक अंडाइन था, लेकिन उसके बाद भी जो लैंग्वेज वो बात कर रहा था वो एक एशियन सिविलाइजेशन की काफ़ी ज़्यादा पुरानी लैंग्वेज थी। इसका मतलब वो एशियन सिविलाइजेशन के ज़माने का था, लेकिन स्टिल उसके पास ये लैंग्वेज कहाँ से आ गई और वो इतने सालों से जिंदा है, तो वो बस एक अंडाइन क्यों है। ये सारी चीज़ें सोचते सोचते लू फेंग का दिमाग काम नहीं कर रहा था। गाइस, जो लू फेंग था उसे इस लैंग्वेज के बारे में इसलिए इतने अच्छे से पता था क्योंकि लू फेंग ने डुआंगडोंग रिवर का इनहेरिटेंस को हासिल किया था, जिसके अंदर काफ़ी सारी पुरानी चीज़ों के बारे में लू फेंग ने पढ़ा था। और ये जो लैंग्वेज है ये भी लू फेंग ने वहीं से सीखी थी, तो लू फेंग को इस बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आती। फेंग कहता है कि तुम शायद से सही कह रहे हो, मैं यहाँ पे एक ट्रैवलर ही हूँ। तभी वो बच्चा कहता है कि वाह, मैं भी आपकी तरह एक ट्रैवलर बनना चाहता हूँ, लेकिन एक ट्रैवलर बनने से पहले मुझे एक लॉ नाइट बनना पड़ेगा। उस बच्चे की आंखों के अंदर हम लोगों को एक अलग ही चमक देखने के लिए मिल सकती थी। वही जब लू फेंग इस बच्चे के साथ बात कर रहा था तभी लू फेंग ने अपना मैसेज भी प्राइमल सिटी लीडर को ट्रांसफर कर दिया था। पता है कि वो वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर एंटर कर चुका है और वो इस चीज़ को कंफर्म करके बता सकता है कि ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंक्रेडिबल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ल्ड है। ये वर्ल्ड पूरी तरीके से उनकी इमेजिनेशन से पूरी तरीके से परे है। इवन थॉट यहाँ की जो कॉमन लैंग्वेज है वो भी एशियंट सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है। लू फेंग कहता है कि टीचर, मैं ये जो लैंग्वेज है इस लैंग्वेज के बारे में जो डिटेल्स है वो सारी वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर छोड़ दूंगा, ताकि ये हमारे ह्यूमन रेस या फिर होंगलैंड से कोई भी अगर यहाँ पे अंदर आता है तो उन्हें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ के लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए। लू फेंग प्राइमल सिटी लीडर से कहता है कि मे बी ये जो वर्ल्ड ऑफ जिन है ये वो रिमेनेंट है जो कि एशियन सिविलाइजेशन के द्वारा छोड़ दिया गया है। नो वंडर ये जो यहाँ पे हर एक सीक्रेट है, इवन यहाँ पे ट्रांसेंड इंकाग्नेशन का भी सीक्रेट है। इसी के साथ कुछ टाइम बात करने के बाद लू फेंग काफ़ी अच्छी जान पहचान बचा लेता है उस बच्चे के साथ। और लू फेंग के हाथों के अंदर इस वक्त हम लोगों को उसका ब्लड शैडो ब्लेड देखने के लिए मिल सकता था। और उस ब्लड शैडो ब्लेड और उस बच्चे के साथ लू फेंग फाइनली ड्राई वंडरनेस ट्राइब की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। ये वही ट्राइब है जो कि उस बच्चे का था और वो बच्चा इस वक्त लू फेंग को अपने घर पे लेके जा रहा था। साथ वो जो बच्चा जब लू फेंग को अपने ट्राइब के अंदर लेके जा रहा था वही हम लोग को लगभग 1 लाख किलोमीटर दूर दो लोग फाइट करते हुए देखने के लिए मिल सकते थे। वो दोनों के दोनों यूनिवर्स मास्टर्स थे। जब वो एक दूसरे से फाइट कर रहे थे तो वो एक दूसरे को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे थे, लेकिन स्टिल एक बंदा एक तरफ उड़ते हुए जाता था तो दूसरा दूसरी तरफ उड़ते हुए जाता था। इन लोगों के बीच की जो फाइटिंग थी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग। जो लू फेंग होता है वो एक चीज़ नोटिस करता है कि ये जो लोग हैं ये लोग ऑलरेडी परफेक्ट जीन लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं। इस तरीके से जो लू फेंग होता है वो और भी काफ़ी सारे लोगों को देखता है जो कि आपस में फाइट करते रहते हैं, और जितने भी लोगों को लू फेंग देख रहा था वो सारे के सारे यूनिवर्स मास्टर ही थे। वो बच्चा कहता है कि हमारी जो ट्राइब है इसके अंदर काफ़ी सारे मतलब बिलियंस ऑफ क्रिएचर है और ये सारे काफ़ी ज़्यादा इंक्रेडिबल वॉरियर्स है। उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, काफ़ी सारे काउंटलेस बैटल्स के बाद वो फाइनली लॉ मास्टर बन पाते हैं। लू फेंग को पता चलता है कि यहाँ पे बिलियंस ऑफ क्रिएचर है, तो काफ़ी सारे थॉट्स लू फेंग के दिमाग के अंदर आने लग जाते हैं। और इन सारी चीज़ों से जो लू फेंग होता है वो एक कंक्लूजन लगाता है कि मे बी वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर एक यूनिवर्स मास्टर बनना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल की बात होगी। जितना हो सके लू फेंग उतना ज़्यादा उस बच्चे के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था और उस बंदे से जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा था। वही वो जो बच्चा था वो काफ़ी ज़्यादा खुशी खुशी से लू फेंग को अपने ट्राइब के पास लेके जा रहा था। लू फेंग होता है वो उस ट्राइब के करीब पहुंचता है तो लू फेंग को लगभग 3 बींग्स देखने के लिए मिलता है। जो 3 बींग्स थे ये आसमान के अंदर उड़ रहे थे। इन्होंने ब्लैक कलर के आर्मर पहन के रखे थे और इनके हाथों के अंदर हथौड़े और एक्सेस थी। और जब लू फेंग उन लोगों को देखता है तो उनके अंदर से एक ट्रू गॉड का फोर्स निकल रहा था, मतलब यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर का। लू फेंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था, इस वक्त सोच रहा था कि वो जस्ट यहाँ पे एंटर हुआ है और इतनी जल्दी उसको 3 ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर्स देखने के लिए मिल गए। मतलब ये जो वर्ल्ड ऑफ जिन होगा इसके अंदर और भी कितने ज़्यादा पावरफुल वॉरियर्स होंगे। मतलब हो सकता है कि यहाँ पे ट्रू गॉड के भी ऊपर के लेवल के लोग हो।
इन सब चीज़ों के साथ लू फेंग ये भी सोचता है, लेकिन ये कितनी ज़्यादा शर्म की बात है कि ये जो लिविंग क्रिएचर्स है जो भी यहाँ पे रहता है, इन लोगों की ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि जैसे ही अगर ये अपनी इस वर्ल्ड ऑफ जिन के बाहर निकलेंगे वैसे ही ये लोग मारे जाएंगे, क्योंकि ये कभी भी ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर पाँव नहीं रख सकते। एक तरीके से देखा जाए तो गाइस ये ऑलरेडी मर चुके हैं सबके सब। ये लोग बस इस छोटे से वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर ही जिंदा रह सकते हैं, जो कि उस स्टैचू के अंदर था। और ये एशियंट सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं, मतलब ये एक पास्ट है। और जो लू फेंग है वो फिलहाल इस वक्त अपने प्रेजेंट के अंदर है। और देखा जाए तो ये जो पास्ट है ये भी पास्ट किसी काफ़ी ज़्यादा मैजिकल पर्सन का है। मतलब ये जो पास्ट है ये लू फेंग के टीचर का पास्ट, मतलब सिटिंग माउंटेन गेस्ट का पास्ट। अभी इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोगों को आगे सीरीज़ के अंदर पता चल जाएगा। और गाइस आज के एपिसोड के अंदर इतना ही। होप करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। मैं जानता हूँ कि ये जो एपिसोड है थोड़ा सा छोटा बना है, बट गाइस अभी इस एपिसोड को ज़्यादा लंबा खींचने का टाइम नहीं है। ऑलरेडी 11:30 हो चुके हैं और अगर मैंने इससे ज़्यादा लेट किया तो 12 बज जाएंगे, और मैं आप लोगों को 12 बजे से पहले ये एपिसोड देना चाहता हूँ। तो माफ़ करना, वैसे भी 40 मिनट के आसपास का ये एपिसोड हो चुका है। तो आज के लिए इतने से काम चला लो, क्योंकि मैं आज कहीं बाहर भी गया था। तो चलो कोई ना गाइज, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और हाँ गाइज, इस एपिसोड को पूरा देखिए कीजिए, क्योंकि आपका जो एवरेज वॉच टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा कम आ रहा है। मैं व्यूज़ की बात नहीं कर रहा, मैं बस वॉच टाइम की बात कर रहा हूँ। जो लोग एपिसोड देखते हैं कम से कम वो पूरा देखो, भले ही वो 1x में देखे 2x में देखे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम पूरा तो देखना चाहिए। मिनिमम आधे घंटे का भी अगर मैं एपिसोड रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम ऐसे ही लग जाता है। और अगर नोवेल वगैरह पढ़नी हो तो वो अलग से टाइम, लेकिन वो बात अलग है कि नोवेल मैंने ऑलरेडी रीड करके रखी है। लेकिन स्टिल गाइस ये एपिसोड बनाने के लिए भी मैं 9 बजे से बना रहा था और अभी 11 बज चुके हैं ऑलरेडी, 11:30। मतलब आप अजम्पशन लगा सकते हो कि 9:30 से या फिर 9 बजे से लेके 11:30 के बीच में बस 40 मिनट का एपिसोड ही रिकॉर्ड कर पाया, तो कितना ज़्यादा टाइम लगता होगा इन सब चीज़ों में ना गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और हाँ, मैंने आज एक शॉर्ट भी डाला था, होप करता हूँ कि आप लोगों को वो शॉर्ट अच्छा लगा होगा। और जिन लोगों ने वो शॉर्ट नहीं देखा तो जल्दी से चैनल पे जाके विजिट करके उसको एक बार देख लेना और एक लाइक कर देना। ऐसे भी 15 सेकंड का तो शॉर्ट है, आप देख ही सकते हो और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। और जिन लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया वो इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर देना अपने भाई को, क्योंकि आपके भाई के काफ़ी ज़्यादा कम सब्सक्राइबर है, आई मीन टू से काफ़ी ज़्यादा कम फॉलोवर है। तो थोड़ा सा फॉलोवर बढ़ा देना ताकि आपका भाई भी थोड़ा सा शो ऑफ कर सके। डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी आईडी डाल दूँगा। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।